नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में नई सरकार बनने के बाद बोले अखिलेश यादव और भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। कहा जन विरोधी कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका में होंगे प्रशांत किशोर। 2024 का लोकसभा चुनाव है मेन टारगेट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने केंद्र से पेट्रोल डीजल से कमाई 26 लाख करोड़ रुपए का मांगा हिसाब। कहा देश को ये जानने का है अधिकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेल की बढ़ती कीमतों पर तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्र को ललकारा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत अब हरियाणा में हुए सक्रिय और इस आंदोलन को दिया अपना समर्थन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को दोषी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में नई सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव का भाजपा पर आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी कार्य करती है और वो छल कपट के रास्ते पर चलने के लिए अभ्यस्त है और भाजपा समाज को बांटने का काम करती है। भाजपा की छल बल और नफरत की रणनीति से देश और समाज को बचाना है। अखिलेश यादव ने रविवार को अति पिछड़े एवं तैलिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात में ये बात कही। तैलिक समाज ने अखिलेश यादव से अपेक्षा की है कि वो सामाजिक न्याय दिलाने के संघर्ष को परिणाम तक पहुंचाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता पर एकाधिकार करना चाहती है। उसके कार्यकाल में कुछ हाथों में पूंजी केंद्रीयकृत हो चुकी है और वो झूठ को ताकत मानती है। भाजपा राज में काला धन की समांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। आरक्षण समाप्त करने की भाजपा द्वारा साजिश की जा रही है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ उन पर कब्जा करने का काम भी कर रही है। बेरोजगारी का संकट बढ़ता जा रहा है। रिफाइंड के नाम पर नकली धंधा पनपाया जा रहा है और सरसों की खेती एवं भारतीय तेल कारोबारियों का धंधा चौपट किया जा रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात करने वालों में पूर्व विधायक एवं तैलिक महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, विधायक जय किशन साहू तथा एमएलसी जगजीवन प्रसाद प्रमुख नेता थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका में होंगे प्रशांत किशोर। 2024 के लोकसभा चुनाव है मेन टारगेट। जहां दोस्तों, यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों के लिए हाल ही में संपन्न कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालिया चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर से गंभीर चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच फिर से जुगलबंदी शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं बल्कि मिशन 2024 को लेकर मंथन जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के चुनावी नतीजों आने के बाद कांग्रेस प्रशांत किशोर की पार्टी में भूमिका को लेकर गंभीर हुई है और इससे पहले प्रशांत किशोर की एंट्री पर आला कमान ने चुप्पी साध रखी थी। बाद में विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस को एक बार फिर से प्रशांत किशोर के साथ बातचीत करने के लिए अंतिम निर्णय लेने पर मजबूर कांग्रेस को होना पड़ा। पता चला है कि प्रशांत किशोर 2024 से पहले गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मैनेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र से पेट्रोल डीजल से कमाए 26 लाख करोड़ रुपए का मांगा हिसाब। कहा देश को ये जानने का है अधिकार। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को पिछले 6 दिन में 5वीं बार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद सरकार पर हमला किया और मांग की है कि वो पेट्रोल और डीजल पर 8 वर्षों में उत्पाद शुल्क के माध्यम से जुटाए गए 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दें। रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे एक हफ्ते से भी कम समय पहले दैनिक मूल्य संशोधन फिर से शुरू होने के बाद से दरों में कुल वृद्धि 3.7 से लेकर 3.75 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरी ताकत से ही बताएंगे। 8 साल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स लूट से 26 लाख करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। चुनाव में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप और फिर 6 दिन में ही पेट्रोल डीजल पर
₹3.75 प्रति लीटर की लूट। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें विपक्ष द्वारा पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए उनके नसीब को श्रेय देने की बात कही गई थी। वीडियो टैग करते हुए सुरजेवाला ने पूछा कि अब किसकी बदनसीबी और बदनीयती से जनता बेतहाशा महंगाई झेलने को मजबूर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को धन्यवाद जिन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और सरकार ने बढ़ोतरी के लिए कुछ दिनों तक इंतजार किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों पर तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्र को ललकारा। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से इजाफा हो रहा है। महज 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 बार बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा और उन्होंने राज्यसभा में बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा कराने की मांग की। साथ ही पीएम मोदी और सरकार के मंत्रियों पर हमला बोलते हुए डेरेक ओब्रायन ने कहा कि डरे क्यों हो, भाग क्यों रहे हो, जवाब दो। तृणमूल सांसद ने ट्वीट किया कि संडे मॉर्निंग एक बार फिर चुनाव परिणाम के सिर्फ 2 हफ्ता में 6 दिनों में 5वीं बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी और उनके मंत्री संसद में कर बेतुकी बात करते हैं। अपने 4 राज्य आपने जीत लिए, फिर आप क्यों डरे हुए हैं और क्यों भाग रहे हैं? अगले सप्ताह कीमतों के बढ़ने को लेकर राज्यसभा में चर्चा कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत अब हरियाणा में हुए सक्रिय और आंदोलन को फिर दिया अपना समर्थन। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया था। इसके बाद राकेश टिकैत भी किसी आंदोलन में नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो अब हरियाणा में एक्टिव हो गए हैं। कैथल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि को लेकर एक महापंचायत की थी और इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे और अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, महिला समिति और कई अन्य संगठनों ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया है। सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन का समर्थन करने का वादा किया है। टिकैत ने भी मांग की है कि सरकार ने जिन कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है उनको दोबारा सेवा में लाकर मामले का हल निकालो। बता दें कि 8 दिसंबर से ही आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से बहुत सारी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। डायन थी पहले, अब भौजाई हो गई है महंगाई। तेजस्वी यादव ने किया भाजपा समर्थकों पर तंज। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनकी पेट्रोल डीजल से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाए हैं और तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले भाजपाइयों को महंगाई डायन और अब महबूबा और भौजाई लग रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कैसी नीति है कि जब चुनाव आता है उस समय महंगाई नहीं बढ़ती, चुनाव खत्म होते ही सीधे महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है और इस मामले में केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तेजस्वी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हैरत व्यक्त करते हुए कहा कि जब चुनाव चल रहे थे तब पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखा गया, वहीं रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है और आम लोगों को घर का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में जनता को भी चाहिए कि वो सरकार से महंगाई बढ़ाने पर सवाल करे। बिहार में 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार से हर कोई नाराज है और इस चुनाव में मतदाताओं की वो नाराजगी दिखेगी, आरजेडी उम्मीदवार को जीत मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ढोल घंटियों के साथ देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ 31 मार्च से अभियान। जी हां दोस्तों, रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे से बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ 3 चरणों में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि चुनावों के दौरान वोट बटोरने के लिए मोदी सरकार ने दाम स्थिर रखे, मगर अब रोजाना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर हर परिवार का बजट बिगाड़ रही है। मूल्य वृद्धि को जनता के साथ धोखा और लूट करार देते हुए पार्टी ने पहले चरण में 31 मार्च को महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसके तहत ढोल
घंटियों के साथ कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने इस आंदोलन में जनता से भी शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों की शनिवार को ही बैठक में महंगाई के खिलाफ अभियान को शुरू करने का फैसला हुआ है। बीजेपी के खिलाफ कमान चुने गए विधायक दल के नेता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ विधायक दल की बैठक में नेता चुने जा चुके हैं। और यहीं आपको बता दें दोस्तों कि शनिवार को लखनऊ में सपा विधायक दल की बैठक हुई थी। यूपी में सरकार गठन के बाद एक विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और चुनाव परिणाम आने के बाद से लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पहली बैठक थी और इस बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नेता चुन लिया गया। पार्टी के इस फैसले की जानकारी सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने 28 मार्च को हमारे सहयोगी दलों के नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्षों और विधायकों को आमंत्रित किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अचानक अखिलेश से मिलने पहुंचे जयंत चौधरी, गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव नेता विपक्ष चुने गए हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने लखनऊ में आरएलडी कार्यालय में नवनिर्वाचित 8 विधायकों तथा पार्टी के नेताओं के साथ ही बैठक कर पार्टी के विस्तार और जमीनी सक्रियता पर बल दिया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट छोड़कर विधायक पद बरकरार रखते हुए यूपी की राजनीति में ही सक्रिय रहने का फैसला लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिर्फ द कश्मीर फाइल्स ही नहीं, गुजरात फाइल्स के बारे में भी होनी चाहिए बात। सुशील कुमार शिंदे का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि एक पत्रकार द्वारा गुजरात दंगों पर लिखी किताब का भी द कश्मीर फाइल्स जितना प्रचार किया जाना चाहिए। शिंदे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर फाइल्स से पहले पत्रकार राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स भी है, उस पर भी सिनेमा बनना चाहिए। शिंदे ने सोलापुर में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री और अन्य द कश्मीर फाइल्स का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें द गुजरात फाइल्स के बारे में भी बता देना चाहिए। और कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर दिखाना गलत है। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को इस तरीके से भड़काने की कोशिश करना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीते 8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाया, भाजपा से केजरीवाल ने पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को सवाल किया कि पार्टी ने उनमें से कितने लोगों को घाटी में फिर से बसाया है। उन्होंने एक बार फिर सुझाव दिया कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड किया जाना चाहिए और इससे अब तक की हुई कमाई को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा कि क्या भाजपा ने पिछले 8 सालों में एक भी कश्मीरी पंडित परिवार को घाटी में बसाया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और हम मांग करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया जाए और इससे कमाए गए पैसे को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दें दोस्तों कि केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में पहली बार ये सुझाव दिया था। उन्होंने फिल्म को कर मुक्त बनाने के कदम की आलोचना की थी और फिल्म निर्माता को सुझाव दिया था कि अगर सस्ते में ही दिखाना है तो फ्री में ही दिखा दो, यूट्यूब पर सिनेमा को अपलोड कर दो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। तेज प्रताप यादव ने फोड़ा ट्वीट बम, चेतावनी दे रहे हैं लालू के लाल। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर एक बार सुर्खियों में हैं। तेज प्रताप ने एक ट्वीट करके फिर से आरजेडी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करके नसीहत दी है, साथ ही किसी बड़े खुलासे का जिक्र भी किया है और लिखा कि वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे ना समझने की भूल की। वहीं तेज प्रताप यादव के ट्वीट के बाद अब आरजेडी में ही सबसे अधिक खामोशी है। बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने ही दल के कई नेताओं और परिवार के बेहद करीब रहने वालों से नाराज चल रहे हैं और इससे पहले भी कई बार तेज प्रताप आरजेडी के वरिष्ठ
वरिष्ठ नेताओं से आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि उनके इस ट्वीट के अभी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के आने के बाद इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट को 120 से ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है और इसमें कई लोगों ने उनका साथ भी दिया है। चेतावनी ने कुछ चेहरों को बेनकाब करने की बात कही है और इस ट्वीट से को एक बार आगाह कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राबड़ी देवी का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, बोली मोदी के चरणों में गिर गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूरी की वजह से लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों पर गिर गए हैं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में ये टिप्पणी की। नीतीश शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। भव्य समारोह के दौरान नीतीश के बॉडी लैंग्वेज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। नीतीश के हाथ जोड़कर और कमर के बल झुककर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए उनकी तस्वीर को विपक्ष ने एक मौके के रूप में लपक लिया है और विपक्ष का तर्क है कि नीतीश की बॉडी लैंग्वेज भाजपा के सामने उनकी आत्मसमर्पण को दर्शाता है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी अपने आप बंद हो जाएंगी, प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आगामी चुनावों की तारीखों की घोषणा करने की अपील की है। चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तेल के दाम में डीरेगुलेशन से रेगुलेशन मोड में आ जाएगा और इससे देशवासियों का ईंधन की कीमतों में लगी आग में राहत मिलेगी। और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चुनाव इज इक्वल टू ईंधन मूल्य, कोई वृद्धि नहीं। तो दोस्तों, अगर पेट्रोल डीजल के दाम को रोकना है तो चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर दे, अपने आप भाजपा दाम कम कर देगी, ऐसा कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 साल में मिलेगी 20 लाख नौकरियां, बजट पेश करते हुए बोले वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सत्ताधारी सरकार आम आदमी पार्टी बजट पेश उसने कर दिया है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह हमारे द्वारा पेश किया जा रहा 8वां बजट है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, बिजली के 0 बिजली बिल आ रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हुआ, सुविधा फेसलेस हो गई और अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। दिल्ली का बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी बजट है और इसीलिए इसका नाम रोजगार बजट दिया गया है। कोविड के पहले के सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया गया, इसीलिए कोविड से हम निपट पाए। मनीष सिसोदिया बोले कि दिल्ली में व्यापारियों के लिए 0 रेड पॉलिसी लागू है और दिल्ली में कोविड के दौरान बहुत नुकसान हुआ तब भी मदद दी गई। बजट के दौरान मनीष सिसोदिया बोले कि 8वें बजट में व्यापार और लोगों को राहत देने का प्रस्ताव हम लाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधायकों की पेंशन में कटौती कर 5 साल में 80 करोड़ रुपए बचाए सीएम भगवंत मान और 3 लाख करोड़ के कर्ज में है पंजाब। जी हां दोस्तों, पंजाब की आर्थिक तंगहाली दूर करने के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों से ही सुधारों की शुरुआत कर दी है। उन्होंने पंजाब के वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती का बड़ा ऐलान किया है। विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती की जाएगी और अब पंजाब के विधायकों और पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी और इसके बाद वो चाहे कितनी भी बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हों। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है और राज्य के ऊपर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी इसका जिक्र किया था और केंद्र सरकार से 2 साल तक सालाना 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज पंजाब को देने की मांग की थी। विधायकों की पेंशन में कटौती का फैसला लेने के बाद भगवंत मान ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की रकम अब पंजाब के लोगों के हित में खर्च होगी। 6 बार विधायक रही पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल, लाल सिंह, सरवन सिंह के हर महीने 3-3 लाख से ज़्यादा रुपए पेंशन मिलते थे और अब यहां पर जबरदस्त कार्रवाई की है सीएम भगवंत मान ने और अब 3 लाख करोड़ के कर्जे में डूबे पंजाब को 80 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी कैबिनेट से कई मंत्रियों की हुई छुट्टी, यूपी सरकार में अब नहीं दिखेंगे ये चेहरे, कई दिग्गजों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आगाज हुआ और इसी के साथ देश के सबसे बड़े सूबे में योगी राज पार्ट 2 का आगाज हो जाएगा। पिछले 37 साल में ये पहली बार होगा जब एक ही मुख्यमंत्री दोबारा
पद संभालने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है और बड़े दिग्गजों का पत्ता कट चुका है उत्तर प्रदेश में। और इसमें जो सबसे जरूरी नाम है वो है पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से कई पुराने दिग्गज नेताओं का पत्ता साफ हो गया है। पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन से लेकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा तक के नाम इसमें शामिल हैं जिनका पत्ता कट गया है। वहीं कई पुराने नामों को फिर से कैबिनेट में मौका मिला है। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही समेत कई जैसे बड़े नाम हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब जबरदस्त सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है क्योंकि कई दिग्गजों का पत्ता भाजपा ने साफ कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। अखिलेश यादव ने कसा भाजपा पर तंज। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि नई सरकार को बधाई है कि वो समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था। बाहर से मुगल आर्किटेक्ट वाला और अंदर से खेलों के लिए सभी सुविधाओं से ये। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।